एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी एजुकेटर रीना सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ 2 जून 2007 का पेपर, जिसका कि कुछ क्वेश्चन हम कल करवा चुके थे, लेकिन बाकी के शेष बचे क्वेश्चन है आज हम करवाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपकी जितने भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और अगर कहा जाता है आप मेहनत और आत्मविश्वास के साथ निरंतर चलते रहते हैं तो आप सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। तो हमें निरंतर मेहनत करनी है और आत्मविश्वास अपने अंदर पालना है, यानी आत्मविश्वास आपके अंदर पक्का होना चाहिए कि क्या है, हमें हमारा जीआरएफ या नेट क्लियर करना ही है। हमारा नेट या जीआरएफ, हमारा लक्ष्य क्या है? नेट या जीआरएफ। नेट तो छोड़िए, जीआरएफ में होना है, क्योंकि अगर आपका गोल बड़ा होगा तो छोटी चीज़ें हम वैसे ही पालेंगे। तो आपको जीआरएफ होना है, ना कि नेट होना है। तो ये सोचकर चलिए आप। तो इसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत के सिलसिले में उसके साथ यानी आपका साथ देने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम शेष नहीं, और दिन रात हमारे लिए समय बहुत बहुमूल्य है, यानी हमारे लिए समय जो है बहुत ही मूल्यवान है। अगर हम 1 मिनट गंवाते हैं तो समझिए कि वो दोबारा वापस फिर नहीं आता है। कहा जाता है दीपावली का हमारा त्यौहार है, तो इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बट हमें ज़्यादा बिजी नहीं होना है, क्योंकि हर साल दीपावली आएगी। अगर हमारा जीआरएफ हो जाएगा तो मेरा हर दिन मेरे लिए क्या होगा? दीपावली होगा। मेरा हर दिन जो होगा वो मेरे लिए दीपावली होगा। तो इसके लिए अगर आपके ज़िंदगी में पैसे ही पैसे होंगे तो क्या होगा? हर रोज़ आप खुशियाँ मनाएंगे। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, तब जाके हम लोगों का जीआरएफ क्लियर होगा, तो या फिर नेट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये हम लोगों का टाइम ये बचा है कि हम थ्योरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा ना पढ़ के क्या करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, या विगत वर्षों में जो भी प्रश्न हो चुके हैं उसको समझें। क्योंकि एनटीए क्या करता है, अपने लैंग्वेज में ही आपको उलझाता है, तो हम उसकी भाषाओं को समझने का प्रयास करें, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो। जब तक आप दोनों में बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आप के लिए ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। जब तक आपका दोनों में बैलेंस होगा तभी आप नेट या जीआरएफ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सेकेंड पेपर बहुत अच्छा है और फर्स्ट पेपर क्या है, वीक पॉइंट है, यानी फर्स्ट पेपर आपका वीक है, तो क्या सेकेंड पेपर के बल पे आप जीआरएफ नेट क्लियर कर सकते हैं? नहीं। जब तक फर्स्ट और सेकेंड दोनों में आपका बैलेंस बराबर नहीं होगा तब तक आपका ये नेट जीआरएफ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अब सॉल्व करिए, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है कि आप उसको देखिए कि हाँ कितने पानी में आप हैं, कितना आप कर लाते हैं। तो एक दिन हमने बताया था फर्स्ट पेपर में, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। उस दिन हमने बताया था, क्या बताया था, 1900 तक्षशिला विश्वविद्यालय को, क्या बताया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वो था 1980 ईस्वी। क्या था? 1980 ईस्वी। वहीं नालंदा जो था, नालंदा क्या था? 2016 था। फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है वो कब है? 2023 में है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, में देख लीजिएगा आप। और नालंदा में क्या होता था? नालंदा में एक हुएनसांग चीनी यात्री आया था, हुएनसांग 7वीं शताब्दी में। उसने क्या बताया था भाई कि नालंदा में जो प्रवेश होता है वो एंट्रेंस बेस पे होता है। और तक्षशिला में प्रवेश की आयु क्या थी? 16 वर्ष थी। तक्षशिला में प्रवेश की आयु क्या थी? 16 वर्ष थी। तो तक्षशिला ये आपके कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है, और नालंदा आपके बिहार में स्थित है, जिसे कुमारगुप्त ने स्थापित करवाया था। विश्व भारती आपके शांति निकेतन में है। तो ये फर्स्ट पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है? क्या हमें छापा कला को दृश्य कलाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मानना चाहिए?
फिर कारण क्या है आपका, छापा कला में प्रारंभिक प्रक्रिया समय खाऊ है, जहाँ छापा कलाकार को हर स्तर पर जुड़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है, देखिए, क्या हमें छापा कला को दृश्य कलाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मानना चाहिए? बिल्कुल सही है। ये क्या है, देखते हैं फिर, छापा कला में प्रारंभिक प्रक्रिया समय खाऊ है, ये भी राइट है। और आपको प्रत्येक स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, अर्थात हर स्तर से आपको जुड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इंक लगाएंगे, उस पर प्रेस नहीं करेंगे तब आप छापा प्राप्त कर लेंगे, तब भी आपका गलत हो जाएगा। या फिर आप उत्कीर्णन करके तब छापा प्राप्त कर ले रहे हैं, या उस पर स्याही नहीं लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको प्रत्येक स्टेज से उसके गुजरना पड़ता है। तो ये कथन और कारण आपके दोनों ही सही हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अजंता की प्रारंभिक शुरुआत है, यानी ये अजंता की प्रारंभिक शुरुआत जो हुई है वो किस गुफा नंबर से हुई है। तो चलिए देखते हैं अजंता में कितनी गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं अजंता में। और ये किस धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये आपके बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, या फिर बौद्ध के जातक कथाओं को इस गुफाओं में उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद आपके इसमें देखते हैं फिर सबसे प्राचीन कौन सी गुफा है। तो आपकी सबसे इसमें बताइए कि प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, जैसे गुफा नंबर 8, 9, 10, 16, फिर 9, 10, 12, 13, फिर है आपका 8, 10, 9, 7, 9, नंबर 4 में 10, 9, 15, 11। तो प्रारंभिक शुरुआत अर्थात पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन गुफा कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन गुफा कौन सी बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो सबसे प्राचीन गुफा कही जाती है कौन सी, आपकी 10 नंबर। 10 नंबर सबसे प्राचीन है, और 9 भी आप क्या है, ये भी प्राचीन के अंतर्गत आता है। तो 9 और 10 जो है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। 9 और 10 जो है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। और 8 से 13 तक, यानी आपके हीनयान से संबंधित गुफा, बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित गुफाएं किसमें हैं, 8 से 13 तक। किसमें है, 8 से 13 तक जो है वो हीनयान धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। फिर आपकी इसमें कहा जाता है 4 नंबर की गुफा जो है वो सबसे बड़ा बिहार है। 4 नंबर की गुफा जो है सबसे बड़ा बिहार है। और गुफा नंबर 1 जो की खोज कब हुई थी, तो ये 7वीं शताब्दी में हुई थी। गुफा नंबर 1 की खोज जो हुई थी वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। और गुफा नंबर 10 किससे संबंधित है, छंदक जातक से। गुफा नंबर 9 किससे संबंधित है, स्तूप राजा एक वो है उससे संबंधित है। तो इसमें आपकी क्या कहते हैं, अजंता की प्रारंभिक शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है, 9, 10, 12, 13। और इसमें 6 गुफाओं में ही चित्रित मिलते हैं। इसके 6 गुफाओं में ही चित्रित मिलते हैं। और चलिए देखते हैं इसमें 5 गुफाएं जो हैं वो क्या हैं, चैत्य हैं। और बाकी की 25 गुफाएं जो हैं वो आपकी बिहार गुफाएं हैं। बिहार क्या होता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनको क्या कहते थे, बिहार। और चैत्य क्या है, जहाँ पे वो उनका पूजा स्थल अर्थात प्रार्थना स्थल होता था, वो क्या होता था, तो वो आपका चैत्य होता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है। इसमें है कथन और कारण। पूछा जा रहा है लोहे की बड़ी शिल्प बहुत फैल सकती है और उसका साकार, यहाँ पे होना चाहिए था आकार, यहाँ पे आकार, उसका आकार बढ़ सकता है। उसके बाद ये आपका फिर कारण क्या है, यह पत्थर की भांति ठोस होनी चाहिए अथवा यह गिर जाएगी। ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही है और आर सही आंशिक ठीक है। ए सही नहीं है और आर सही नहीं है। तो इसमें कथन और कारण क्या होंगे, क्योंकि कथन क्या कह रहा है, लोहे की बहुत बड़ी शिल्प, यानी लोहे की बड़ी शिल्प बहुत फैल सकती है और उसका आकार बढ़ सकता है। ये तो आप देखते हैं क्योंकि लोहे को आप जितना ही पीटेंगे वो क्या होता है, फैलता है ना। तो इसमें उसका आकार आप बढ़ सकता है। ये कथन क्या हो गया आपका, सही
सही हो गया। फिर यह पत्थर की भांति ठोस होनी चाहिए अथवा यह गिर जाएगी, ये भी बात सही है कि अगर लोहे की मूर्ति शिल्प जो होगी वो ठोस नहीं होगी तो वो प्रायः गिर जाती है, तो कारण भी आपका सही हो गया। तो इसमें भी देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन और कारण दोनों ही आपके क्या है, ट्रू हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन आपका नंबर 1 होगा, राइट ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर में खुदाई हुई है। पहला है अंबाजी मार्बल, दूसरा है चुनार पत्थर, फिर आगरा पत्थर का पत्थर, फिर मार्बल पत्थर या मरकाना पत्थर। तो दिलवाड़ा के मंदिर में जो खुदाई हुई है वो किस उससे हुई है, किस पत्थर से। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मकराना पत्थर से। और दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका कितने मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और ये क्या है, 5 मंदिरों का समूह है। इसमें 5 मंदिरों का समूह है। क्या है, 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें बिमल शाही मंदिर है, लोअर वसही मंदिर है, माता पुत्र मंदिर है, और भी आपके मंदिर आदिनाथ का यानी आदिनाथ जैन मुनि जो थे उनका मंदिर है। इसी तरह ये 5 मंदिरों का एक समूह है, जो कि किससे बना हुआ है, मकराना मार्बल से बना हुआ है। और मकराना मार्बल कहाँ से आता था, आपके राजस्थान की खानों से मकराना मार्बल आता था। उसके बाद में चलिए फिर एक क्वेश्चन है, इसे भी पूछा जाता है कि ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो कहाँ की खाद्यान्नों से आता था, या फिर कहाँ के खाद्यान्नों से आया हुआ है। तो वो आपके मकराना मार्बल से बना हुआ है। फिर मकराना मार्बल के खानों से आया हुआ वो है, संगमरमर है, पत्थर है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, लैक्वार चढ़ा हुआ कागज काम आता है। पहला है सिल्क स्क्रीन, ड्राई प्रिंट, वुड कट, नक्काशी। तो इसमें लैक्वार चढ़ा हुआ कागज काम आता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे किसके काम आता है। इसको सेम टू सेम आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसमें बहुत डीप जाने की कोशिश आप मत करिए, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। कि अब छापा कला हुआ, टाइपोग्राफी हुई, विज्ञापन हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जितने भी विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं आप उनको सेम टू सेम याद कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो सेम आते हैं और आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सिल्क स्क्रीन होगा। क्या होगा, सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन किसे कहते हैं, सेरीग्राफी को कहते हैं। किसे कहते हैं, सेरीग्राफी से संबंधित है। और सेरीग्राफी में क्या होता है, एक सिल्क स्क्रीन का कपड़ा लिया जाता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसके बाद में उसे फ्रेम पे कसा जाता है। फ्रेम पे कसने के बाद उसे बाइक्रोमेट का लेप लगाया जाता है। बाइक्रोमेट का लेप लगाकर उसे क्या करते हैं, अंधेरे में यानी बाइक्रोमेट का लेप उस पर लेपित करते हैं। तत्पश्चात उसको धूप में सुखा देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। और जब वो सूख जाता है, यानी कि एक सेरीग्राफ वो क्या कहते हैं, सिल्क स्क्रीन का कपड़ा लेते हैं जो छोटे छोटे छिद्रों उसमें होते हैं। उसके बाद उस पर क्या करते हैं, एक स्टेंसिल रखते हैं, एक तैलीय आकार का चित्र रखते हैं। उसके बाद उस पर बाइक्रोमेट का लेप लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको धूप में एक्सपोज कर लेते हैं। तो धूप में जब सुखा लेते हैं तो जहाँ पे जितनी दूर स्टेंसिल होता है उतनी दूर प्रकाश आपका वहाँ से प्रकाश अवरोध नहीं हो पाता, अर्थात प्रकाश वहाँ से पास नहीं हो पाता है। तो और बाकी उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसको पानी में धुल लेते हैं। तो वहाँ की जो वहाँ पे जहाँ पे प्रकाश यानी स्टेंसिल होता है वहाँ का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, बाइक्रोमेट लगा होता है, बाइक्रोमेट का लेप, वो वहाँ का छूट जाता है। और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, स्क्वीजी होती है, एक रबड़ की पटरी होती है, उसकी सहायता से कलर लगा देते हैं जिससे कि हम छापा प्राप्त कर लेते हैं। और इसे कागज़ और कपड़ा सब पे छापा प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम कपड़ा सिल्क स्क्रीन में कौन सा होता है, वो सेरीग्राफी में कौन सा होता है, तो वो सिल्क स्क्रीन का होता है। उसके बाद में आपके फिर बॉल्टिंग क्लॉथ है, पॉलीविनाइल है, नायलॉन है, इत्यादि कपड़े भी सेरीग्राफी में यूज किए जाते हैं।
और आपका ड्राई पॉइंट किसके अंतर्गत आता है? ड्राई पॉइंट आपका इंटोग्लियो के अंतर्गत आता है। ड्राई पॉइंट में क्या होता है कि ड्राई पॉइंट की शुरुआत कब हुई थी? और 1480 ईस्वी में हुई थी ना। उसके बाद वुडकट आपका 220 ईस्वी में प्रारंभ होता है। वुडकट का प्रारंभ चीन में 220 ईस्वी में होता है सबसे पहले, जिससे कि रिलीफ मूर्तियाँ बनाई गई थी या उभारदार मूर्तिशिल्प बनाए गए थे। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण जीवन को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। पहला है अमृता शेरगिल है, दूसरा है जेमिनी राय है, तीसरा वेंकटप्पा है, चौथा आपके एम.एफ. हुसैन है। तो ग्रामीण चित्रों को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, इसमें बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आपकी अमृता शेरगिल क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसमें अमृता शेरगिल क्या थी? अमृता शेरगिल जो थी एक फेमस चित्रकार थी। और ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनकी माता जो थी हंगेरियन थी और इनके पिता जो थे वो एक भारतीय थे। और इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और इन्हें उदास आंखों की चितेरी भी कहा जाता है। इनके विषय क्या थे? चित्रों का विषय जो था इनके चित्रों का, वो विषय क्या था? इनके चित्रों का विषय जो था वो विषाद था। क्या था? विषाद था, अर्थात दुख था। क्या था? विषाद था, दुख था। इनका कथन था, अगर भारत में गरीब ना होते तो शायद मेरे चित्रण का विषय ना होता। इन्हें उदास आंखों की चितेरी भी कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र चित्रित किए थे, जैसे हल्दी ग्राइंडर है, या फिर हल्दी पीसती हुई महिला है, हाथी स्नान है, और तीन बहनें हैं। तीन बहनें इनका इस बार जो आपका वो जून में पेपर हुआ था उसमें तीन बहनें इनका चित्र पूछा गया था। तो तीन बहनें हैं इनका। तो ये सारे जो हैं इनका तीन बहनें किस माध्यम में है? तो तैल माध्यम में है। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में है। वहीं पे आपका जेमिनी राय जो हैं इनका जो तीन क्या है, तीन महिला यानी तीन बहनें जो हैं वो किस माध्यम में है? तीन महिला है शायद। तो इनका किस में? इनका टेम्परा माध्यम में है। जेमिनी राय भी आपकी लोक कला से प्रभावित कलाकार है। के वेंकटप्पा क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मैसूर का मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। इनको भी कुछ फेमस पदवी दी गई है, मैसूर का चित्रकार या फिर कुछ ऐसे, ऊटी ऊटी कोनवाल, कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वेंकटप्पा भी मैसूर के लिए फेमस थे। और एम.एफ. हुसैन जो हैं, एम.एफ. हुसैन आपके पैक के कलाकार हैं। एम.एफ. हुसैन जो हैं वो आपके पैक के कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। जो कि हुसैन की वो क्या कहते हैं, प्रदर्शनी किसके साथ लगी थी? पिकासो के साथ लगी थी। हुसैन का जन्म, हुसैन का क्या बोलते हैं, हुसैन ने क्या किया था? इनका हुसैन जो थे ये पैक के कलाकार, प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। देखिए पूरा नाम भी कहीं कहीं पूछा जाता है, फुल नेम भी आप लोग हर कलाकार का याद करके जाइएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 7वां क्वेश्चन है, पोम्पोई शहर के अवशेष पाए जाते हैं। पहला है आपका मेसोपोटामिया है, सिंधु घाटी, चीन, रोम। तो पोम्पोई शहर जो है वो आपके अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा रोम में। कहाँ पे? रोम में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम में लिखिए, अर्थात इनको कालक्रम के अनुसार सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? अजंता, खजुराहो, सन्नति, फिर मुंडेरा, सन्नति, खजुराहो, अजंता, मुंडेरा, फिर अजंता, सन्नति, या फिर खजुराहो, मुंडेरा, खजुराहो, मुंडेरा, सन्नति, अजंता। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले आपकी अजंता गुफा आई थी, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी अजंता इसमें पहले में और तीसरे में भी है। फिर खजुराहो तो लास्ट में आया था। खजुराहो किस काल वंश के अंतर्गत आया था? चंदेलों के वंश के अंतर्गत आया था। उसके बाद सन्नाटी आ जाता है। सन्नाटी कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटक में है। फिर खजुराहो, तब मुडेरा का मंदिर आता है, मुडेरा का सूर्य मंदिर आता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये मुंडेरा का सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है मुंडेरा का? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 9वां क्वेश्चन है मच मलाइन मानस्टर किताब के लेखक हैं, यानी मच मलाइन मानस्टर किताब के लेखक कौन है। पहला है रतन परमीमू है, फिर ओके कुमार स्वामी है, ईवी हैवल है, पार्थ मित्तल है। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन जो होगा इसमें होगा पार्थ मित्तल, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि पार्थ मित्तल क्या है, मच मलाइन मानस्टर के किताब के लेखक हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। रतन परमीमू क्या है, आपके एक कला समीक्षक हैं। रतन परमीमू क्या है, कला समीक्षक हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं निम्नलिखित में का मिलान कीजिए, ये सुमेल करने के लिए दिया गया है। तो इसमें देखते हैं पहला मिस्र है, रोम है, भारत है, चीन है। होयांगो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, पोम्पोई नगर। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। मिस्र से किसका होगा, मिस्र, यानी मिस्र को क्या कहा जाता है, ये बहुत फेमस है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से अगर पढ़े होंगे जीके तो इसको जरूर ही पढ़े होंगे। तो मिस्र क्या है, मिस्र नील नदी घाटी की सभ्यता, इसका मिलान किससे होगा, नील नदी की घाटी की सभ्यता, यानी मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। तो इसका मिलान इससे हो गया और पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर देखते हैं बी किससे है, रोम, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, एक इसमें आया था रोम किससे संबंधित है, पोम्पोई से संबंधित है। सी का दूसरा है अर्थात भारत में क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जहाँ से प्रथम नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। फिर चीन क्या है, चीन ह्वांग सभ्यता, चीन क्या है, ह्वांग सभ्यता। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 11वां क्वेश्चन है, गोंद का घोल भंडारण के काम आता है। पहला है वुडन ब्लॉक, रबर लिनो, लिथो पत्थर, मेजोटिन। तो जो गोंद का घोल बनाया जाता है वो किसके काम में आता है, जिसे गम अरेबिक भी कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात लिथो पत्थर में। इसमें क्या किया जाता है, गम अरेबिक, ये क्या होता है, गम अरेबिक जो होता है, गम अरेबिक, गम अरेबिक जो होता है आपका एक प्राकृतिक ग्लू होता है। क्या होता है, प्राकृतिक ग्लू होता है अर्थात गोंद होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम प्लस पोटेशियम होता है, कैल्शियम प्लस पोटेशियम, कैल्शियम प्लस इसमें क्या होता है, एक मिनट, प्राकृतिक ग्लू में क्या होता है आपके, क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम प्लस पोटेशियम, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम प्लस पोटेशियम पाया जाता है। आपका ये गम अरेबिक होता है। इसमें क्या होता है, जब हम लिथोग्राफी की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, पहले हम कार्बोरेंडम चूड़ यानी बावेरियन चूना पत्थर होता है जिसकी 3 से 4 इंच मोटी हम उसके टुकड़े को ले लेते हैं और दूसरे टुकड़े से उसकी ग्रेनिंग करते हैं अर्थात उसको घिसते हैं, ग्रेनिंग द स्टोन। उसके पश्चात वो सतह एकदम चिकनी हो जाती है, तब हम उस पर गम अरेबिक अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के पश्चात गम अरेबिक जो होता है उसको अप्लाई कर देते हैं, ग्लू लगाते हैं। तो ग्लू किससे, गोंद का घोल किससे संबंधित है, तो वो आपकी लिथोग्राफी से संबंधित है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिविन्यास के सही क्रम का चयन करें, यानी इसको भी सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा। तो इसमें देखते हैं पहले क्या आएगा, पहले जो आएगा वो होगा आपका आमंत्रण। क्या होगा, आमंत्रण आपके फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड पे कौन आएगा, उसके बाद देखते हैं, हाँ पहले ही अगर मिल जाता है हमारा तो ये देखिए पहला क्या हुआ, तीसरा हुआ। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पहला चौथा आएगा, फिर आपका सरलीकरण आएगा, फिर आपका रचनात्मक घनिष्ठता आएगा, तब आपका क्या आएगा, आकर्षण आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आप क्वेश्चन को नेट के जब पेपर देने जाएं तो आप क्वेश्चन को
काटना सीखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे काट सकते हैं, तो आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़िए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो जब नहीं वाले आप काट देंगे तो जो सही होंगे वो क्वेश्चन आपके समझ आ जाएंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण पूछा जा रहा है। पहला क्या है, प्रबोधन कला में त्रिमितीय चित्र निर्मिति में परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा। उसके बाद फिर प्रबोधन काल में कलाकारों ने परिप्रेक्ष्य का उपयोग चित्र अवकाश में त्रिमिति का आभास निर्माण करने के लिए किया। पहला है ए और यहाँ पे होना चाहिए था आर। ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है आर भी सही है, ए सही है आर आंशिक सही है, और उसके बाद में फिर ए गलत है और आर सही है। तो इसमें कथन क्या है, वो आपका आ सही है, कथन जो है वो आपका सही है। लेकिन ये क्या है, आपका कारण जो है वो आंशिक रूप से सही है। क्या है कारण, आंशिक रूप से सही है। तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कथन आपका ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14वां नंबर है। इसमें निम्नलिखित में से एक ने चित्रकला एवं स्थापत्य पर प्रबंध लिखा। तो पहला है आपका ड्यूरर है, अल्बर्टी है, सेलिनी है, बर्नीनी है। तो आपके इसमें बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जितने भी कलाकार दिए हैं इनमें से चित्रकला एवं स्थापत्य पर प्रबंध किसने लिखा था। तो राइट ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अल्बर्टी होंगे। क्या होंगे, अल्बर्टी या उल्बर्टी होंगे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं और देखते हैं कौन सा है। इसमें भी सीक्वेंस में लगाना है। अल्बर्टी सेलिनी, यानी कि इनको कालक्रम इनके जन्म के अकॉर्डिंग, अल्बर्टी सेलिनी माइकल एंजेलो, फिर आपके बर्नीनी आते हैं। उसके बाद है अल्बर्टी माइकल एंजेलो सेलिनी बर्नीनी, बर्नीनी अल्बर्टी माइकल एंजेलो सेलिनी, सेलिनी बर्नीनी माइकल एंजेलो अल्बर्टी। तो इसमें बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट होता है, और बाकी के जो बच्चे शेष क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। और आपकी जो भी रिव्यू हो, जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके रिव्यू ही, आपके कमेंट ही हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। तो चलिए जल्द से, अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।